हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेधा अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड राजन सीरीज़ के शॉर्ट आंसर के पार्ट 10 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो यूपीडीएलएड के सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसके पार्ट 9 को डिस्कस किया था। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में लिंक से जाकर प्रीवियस वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, एक्सप्लेन द मेरिट्स ऑफ टीचिंग ग्रामर। व्याकरण शिक्षण की क्या योग्यता, उसके बारे में बताना है। फॉलोइंग आर द मेरिट्स ऑफ टीचिंग ग्रामर। व्याकरण शिक्षण के निम्नलिखित गुण हैं या निम्नलिखित मेरिट्स हैं। नंबर 1 है ग्रामर टीचिंग इन इनिशियल इफ वी वांट टू प्रोसीड फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। व्याकरण की शिक्षा आवश्यक है यदि हम ठोस से अमूर्त तक आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए व्याकरण की शिक्षा हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। सेकंड है इट प्रोवाइड अ क्राइटेरिया फॉर जजिंग द करेक्टनेस ऑफ लैंग्वेज। यह भाषा की शुद्धता का आकलन करने के लिए मानदंड प्रदान करती है। इसके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि जो भी हम लैंग्वेज बोल रहे हैं वो करेक्ट है या नहीं है। थर्ड है इट हेल्प्स इन राइटिंग करेक्टली। यह ठीक प्रकार से लेखन में भी सहायता करती है। जो ग्रामर होती है वो हमारी लिखने में भी सहायता करती है। हम ग्रामर की हेल्प से ही अपने सेंटेंस को प्रॉपर और राइट वे में बना पाते हैं। 4 है लैंग्वेज इज द कॉम्प्लेक्स सिस्टम, इट मस्ट हैव लॉजिक, अ ग्रामर इज बिहाइंड इट। भाषा एक जटिल प्रणाली है, इसके पीछे तर्क भी होना चाहिए, व्याकरण भी। मतलब जो भी हमारी लैंग्वेज है इंग्लिश की, उसके पीछे तर्क भी है और लॉजिक भी दे रखा है। ऐसा नहीं है कि केवल उसके पीछे लॉजिक ही है कि तर्क नहीं है। बहुत से ग्रामर के रूल्स ऐसे भी हैं जिनके पीछे लॉजिक लगा हुआ है, कुछ ऐसे भी हैं जिनके पीछे तर्क है कि ये क्यों यूज होते हैं, किस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है। 5th है सो फॉर करेक्ट एक्सप्रेशन इन लैंग्वेज इज कॉन्सर्ट ग्रामर इज इनिशियल। अभी तक किसी भाषा में सही अभिव्यक्ति का प्रश्न है, व्याकरण आवश्यक है। अगर हम किसी भी लैंग्वेज अपना प्रॉपर फीलिंग से अपने हाव भाव को प्रकट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ग्रामर का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर इंग्लिश में हम अपनी कोई भी स्पीच बोलना चाहते हैं और अगर हमें ग्रामर की नॉलेज नहीं है तो हम उसे ठीक प्रकार से नहीं बोल पाएंगे, इसलिए ग्रामर की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, इट हेल्प इन डेवलपिंग मैनी मेंटल एबिलिटीज सच एज रीजनिंग, ऑब्जर्वेशन और कॉन्संट्रेशन। यह तर्क, अवलोकन और एकाग्रता जैसे कई मानसिक क्षमताओं को विकसित करने में मदद मिलती है। ग्रामर के द्वारा हम एकाग्रता शक्ति, मानसिक क्षमताओं को और अवलोकन करने की क्षमताओं को विकसित कर सकते हैं, उसे अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। 7th इज गिव एन इंसाइट इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज। यह भाषा की संरचना में एक अंतर्दृष्टि भी देता है। नेक्स्ट है इट इज़ ए सिस्टमेटाइज नॉलेज ऑफ अ लैंग्वेज। यह एक भाषा का व्यवस्थित ज्ञान है। लैंग्वेज के द्वारा हम इंग्लिश को व्यवस्थित ज्ञान प्रदान कर सकती हैं। अगर हमें लैंग्वेज की लेनी है और हमें ग्रामर की जानकारी है तो हम व्यवस्थित रूप से इंग्लिश को सीख सकते हैं, लेकिन हमें ग्रामर की नॉलेज नहीं है तो हम इंग्लिश को प्रॉपर वे में नहीं सीख पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इट्स इम्पोर्टेंस इन राइटिंग इन अनडेबेटेबल। लिखित रूप में महत्व इसका अनडेबेटेबल है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ टीचिंग ग्रामर इन स्कूल। स्कूल में व्याकरण शिक्षण की क्या सीमाएं, उसके बारे में बताना है। एट प्रेजेंट टाइम ग्रामर इज लूजिंग इट इम्पोर्टेंस। इस समय व्याकरण का महत्व कम हो रहा है। इस संबंध में पी गोरे ने अपने व्यूज दिए हैं। In secondary school, the usage of phrasing and full analysis is a waste of time compared to the effectiveness of many other experience. माध्यमिक विद्यालयों में पद व्याख्या और पूर्व विश्लेषण समय की बर्बादी है, जबकि अन्य अभ्यासों के प्रभाव की तुलना में। जो पी गोरे ने कहा है, उन्होंने कहा है जो हम पूर्ण विश्लेषण कराते हैं वो समय की बर्बादी होता है, उससे छोड़कर अन्य चीज़ों का अभ्यास कराना चाहिए, वो अधिक महत्वपूर्ण है। इसी के संबंध में एक और राइटर है हॉलीडे ने भी अपने विचार कुछ प्रस्तुत किए हैं। एज हिज कलीग condemned it by saying much of English grammar taught within the old method was pedantic and archaic. Even Irenaeus, this
क्राइटेम्स इज ड्यू टू फॉलोइंग डिमेरिट्स ऑफ ग्रामर। तो जो हॉलीडेज वाला जो डेफिनेशन दी गई है उसमें उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने बताया है कि इसकी उपेक्षा करते हैं, जो डेफिनेशन पी गोरे ने दी है उसकी वो उपेक्षा करती हैं। पुरानी पद्धति में पढ़ाई गई अंग्रेजी व्याकरण का अधिकांश भाग पंडित का उसका पुरातन पूर्व भी है। यह आलोचना व्याकरण के निम्न दोषों के कारण होती है। उन्होंने कहा है जो व्याकरण की आलोचना होती है उनने वो नीचे दोष दिए हैं, क्या दोष हैं, उसके कारण व्याकरण की आलोचना होती है। उनके हिसाब से पूर्ण विश्लेषण कराना बहुत जरूरी है, ये गलत नहीं है। तो आइए देखते हैं क्या आलोचनाएं होती हैं। नंबर 1 है it deals with only a part of language because it does not deal with the idiom, phrases, proverb, fluency, articulation, vocabulary, correlation, expression and power of speech। इसमें भाषा के केवल एक ही भाग का विवेचन होता है क्योंकि उसमें मुहावरे, कहावत, प्रवाह, अभिव्यक्ति, वाचिक शब्दावली और वाणी की शक्ति का व्यवहार नहीं होता। इन्होंने क्या कहा, इसमें वाणी की शक्ति का व्यवहार नहीं होता, केवल एक ही भाग का विवेचन किया जाता है। सेकंड है इट डज नॉट प्रोवाइड आइडियाज एंड लैंग्वेज विदाउट आइडिया इज लाइफलेस। इसके बिना भावों के विचार और भाषा उपलब्ध नहीं होती है। इन्होंने बताया व्याकरण के बिना हम भावों के विचारों को एक्सप्रेस नहीं करते, हमारे जो भी भाव हैं या जो भी विचार हैं उसे हम ठीक प्रकार से एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। थर्ड है इट डज नॉट इंक्लूड थॉट एंड एक्सप्रेशन इन इट डोमेन। इन्होंने इसमें हमने क्षेत्र में विचार और अभिव्यक्ति को शामिल नहीं किया। इन्होंने किसे शामिल नहीं किया, थॉट को और एक्सप्रेशन को। नेक्स्ट है 4 पॉइंट इज डज नॉट इंक्लूड द फॉर्मेशन ऑफ पैराग्राफ, द रिडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्टाइल्ड स्पीकिंग एंड राइटिंग। इसमें अनुच्छेदों का निर्माण, अभिव्यक्ति की लय और स्टाइल में बोलना लेखन शक्ति नहीं है। इन्होंने कहा है स्टाइल में बोलना कोई ज़रूरी नहीं है और एक लय भी कोई ज़रूरी नहीं है। इन्होंने इन सब चीज़ों को इग्नोर किया है। नेक्स्ट है 5 पॉइंट The error is the language are not related to the knowledge of grammar. As pointed out by the Kitterson, the notice that the grammatical mistake made by learner are due to the lack of grammatical knowledge is wholly false. It is often courageously illustrated in examination where a candidate with a infrequently gain marks in one section of the paper while setting a grammatical rule correctly and a little later he breaks the same rule in his composition। जैसा कि किटसन ने भी कहा है कि भाषा में त्रुटियों का संबंध व्याकरण के ज्ञान से नहीं है। यह बड़ी विचित्र बात है कि इसमें परीक्षाओं में यह स्पष्ट कर दिया जाता है किसी भी उम्मीदवार को व्याकरण के एक भाग में से सही प्रकार से अंक नहीं प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार उन्होंने कुछ नियम को तोड़ डाला। इनका कहना ये है कि एग्जाम में अगर कोई गलती होती है तो वो टीचर क्या कह देगी कि आप ग्रामर के अकॉर्डिंग आपने उसे ठीक नहीं लिया लिखा है, ये आपकी मिस्टेक है, जबकि इन्होंने ये गलत माना है। इन्होंने कहा है अगर किसी प्रकार से किसी उम्मीदवार के व्याकरण में कम नंबर रह जाते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसे नियमों की जानकारी नहीं है या उसे रूल्स नहीं आते हैं। नियमों की जानकारी होने के बावजूद भी इंसान कहीं ना कहीं गलती। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। व्हाट प्रिंसिपल शुड बी केप्ट इन माइंड बिफोर द प्लानिंग ग्रामर लेसन। ग्रामर लेसन प्लानिंग से पहले कौन कौन से सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, इसके बारे में बताना है। द फॉलोइंग प्रिंसिपल शुड बी केप्ट इन माइंड बिफोर द प्लानिंग ग्रामर लेसन। ग्रामर लेसन की प्लानिंग से पहले निम्नलिखित सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। नंबर 1 है इन द बिगनिंग स्टेज। जो बिगनिंग स्टेज है वो क्या है, आरंभिक चरण है, वो इसका क्या है। A separate grammar book need not be introduced. Let the pupil unconsciously absorb grammatical item as content in the reader. एक अलग व्याकरण की पुस्तक की आवश्यकता नहीं है ताकि शिक्षकों को इसमें जो पाठ दिए गए हैं उसे पढ़ने में परेशानी हो या फालतू ही पढ़ना पड़े। इनका कहने का तात्पर्य है एक ही बुक होनी चाहिए, अलग से ग्रामर की बुक नहीं होनी चाहिए। इससे विद्यार्थियों पे बर्डन होता है और उन्हें फालतू का ही पढ़ना पड़ता है। Second, as students do not understand abstraction, hence we should not be begin with abstract statement of grammatical principle.
छात्रों को मूर्त समझ में नहीं आता है, अतः प्रारंभ में हमें व्याकरण के सिद्धांतों के अमूर्त कथनों को नहीं पढ़ाना चाहिए। उनका कहने का तात्पर्य है कि पहले मूर्त को पढ़ाना चाहिए, बाद में हमें अमूर्त चीज़ों को सिखाना चाहिए। स्टूडेंट को सीधे अगर हम अमूर्त चीज़ों के बारे में बताएंगे या अमूर्त नियमों के बारे में बताएंगे तो वह उसे नहीं सीख पाएंगे। तो पहले मूर्त फिर उसके बाद में अमूर्त सिखाना चाहिए। थर्ड है, ग्रामर लेसन शुड बिगिन विद लैंग्वेज इट मस्ट कोरिलेटेड स्पीच इन विच अ सेंटेंस इन यूनिटरी whole the with reading after the student have listened to it, try to guide them to deduce the pattern that we want them to use। ग्रामर के लेसन भाषा से स्टार्ट होनी चाहिए और इसे भाषण के साथ सहसंबंध होना चाहिए। मतलब जो भी लेसन हम स्टार्ट कर रहे हैं वो भाषा से स्टार्ट होनी चाहिए, हमारी लैंग्वेज के साथ स्टार्ट होनी चाहिए और लैंग्वेज का संबंध जो भी है वो हमारे भाषण के साथ होना चाहिए, जिससे एक वाक्य पढ़ने के साथ एक एकात्मक पूरे हैं। विद्यार्थियों द्वारा उनकी बात सुनने के बाद उस पैटर्न का निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शन करने का प्रयास करना चाहिए। मतलब विद्यार्थी जो भी कह रहे हैं पहले उनकी बातों को सुने, फिर उसके बाद जो भी पैटर्न सही है उसमें उनका मार्गदर्शन करने का प्रयास करना चाहिए जिसका हम उपयोग करना चाहते हैं। मतलब जो भी पैटर्न उनके लिए ठीक है उसका मार्गदर्शन करें, फिर उसका उपयोग करें। अब फोर्थ पॉइंट है, एनकरेज द स्टूडेंट टू मेक देयर ओन एग्जाम्पल ऑफ वॉट वी वॉन्ट देम टू यूज सो दैट एवरी स्टूडेंट कुड लिसन टू एज मैनी करेक्ट यूजेज एज पॉसिबल। विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करें कि वे अपने स्वयं के उदाहरण तैयार करें ताकि प्रत्येक विद्यार्थियों को अधिक से अधिक सही रूप में सुन सकें। कहने का तात्पर्य है विद्यार्थियों को इस तरह से प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे अपने स्वयं के उदाहरण अधिक से अधिक प्रस्तुत करें, जिससे कि और बच्चे भी सुने और उन्हें अधिक से अधिक जानकारी हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, द टीचर शुड प्रेजेंट प्रोग्रेसिवली ग्रेडेड मैटर फॉर द स्टूडेंट टू बी रिक्वायर्ड बाय प्रोडक्शन एंड रिपीटेशन। शिक्षक को उत्पादन और बार बार दोहराकर प्राप्त होने वाली बातें विद्यार्थियों के लिए क्रमिक रूप से श्रेणीबद्ध करना चाहिए। मतलब विद्यार्थी की जो भी बातें हैं या जो भी उससे उत्पादन है उसे एक श्रेणी में लगाना चाहिए। मतलब एक सीक्वेंस में होना चाहिए, ऊपर नीचे या आगे पीछे नहीं होना चाहिए। 6 पॉइंट है, इट इज द मीनिंग विच मैटर मोस्ट। इसका अर्थ सबसे महत्वपूर्ण होता है। जो हम सीक्वेंस में लगाते हैं तो उससे चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं और उसका अर्थ भी अच्छे से समझ पाते हैं। 7th है, ग्रामर शुड बी taught as an electrical exercise of pupils, but the aim should be to make them skillful user of the language। छात्रों के बौद्धिक अभ्यास के रूप में व्याकरण को नहीं सिखाया जाना चाहिए, बल्कि इसका उद्देश्य भाषा का कुशल प्रयोग करना होना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि छात्रों के बौद्धिक अगर हमें विकास करना है तो व्याकरण को नहीं सिखाना चाहिए, लेकिन अगर हमें लैंग्वेज में उन्हें कुशल बनाना है तो प्रयोग करना सिखाया जाना चाहिए। बौद्धिक विकास के लिए जरूरी नहीं है कि आप उन्हें इंग्लिश ही सिखाएं, बौद्धिक विकास और चीज़ों से भी हो सकता है। लेकिन अगर इंग्लिश भाषा में अगर आपको परफेक्ट बनाना है या कुशल बनाना है तो आपको इंग्लिश सिखानी चाहिए, ग्रामर सिखानी चाहिए। टीच सच ग्रामेटिकल टेक्नोलॉजी एज इज यूजफुल एंड नेसेसरी, थ्रो इन ड्यू course of time the student would require more। अब हमारा 8 पॉइंट है, ऐसे व्याकरण शब्दावली की शिक्षा दें जो उपयोगी है और जो आवश्यक है। यद्यपि समय आने पर विद्यार्थियों को और अधिक आवश्यकता है। मतलब हमें ऐसे वर्ड्स उन्हें देने चाहिए जो उनके लिए उपयोगी हों और जो आवश्यक है और समय आने पर वो उनका उपयोग कर सकें। ऐसे वर्ड्स नहीं देने चाहिए जिनका कोई उपयोग नहीं है और बच्चों को उन्हें याद करा दें तो बाद में वो उसका उपयोग कर ही ना पाए किसी भी चीज़ में। नेक्स्ट है 9 पॉइंट, लर्निंग ग्रामर इज लाइक लर्निंग मेंसरी ऑफ carpentry, knowledge of the name of the tools is not useful for these skills, the learner must know their use, so is with learning the grammar। सीखने व्याकरण सीखने की तरह बढ़ईगिरी है। जो भी हमें सीखना है वो व्याकरण सीखने की तरह बढ़ईगिरी मानी गई है, क्योंकि
उपकरणों के नामों का ज्ञान और इन कौशलों के लिए उपयोगी नहीं है। शिक्षार्थियों को उनका उपयोग पता होना चाहिए। इसी तरह व्याकरण पर ही शिक्षा मिलती है। मतलब जो भी टूल्स वो सीख रहे हैं या जो भी नियम सीख रहे हैं उसके बारे में उन्हें जानकारी होना चाहिए। जब तक उन्हें ठीक प्रकार से नॉलेज नहीं होगी तो उनका शिक्षा ग्रहण करना या व्याकरण की ग्रामर की शिक्षा सीखना बेकार है। नेक्स्ट पॉइंट है द टीचर शुड इंट्रोड्यूस एन एक्वायरिंग approach to enable the students search and investigate about the grammatical problems। शिक्षकों को एक जांच का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जिससे विद्यार्थी व्याकरण संबंधी समस्याओं की खोज कर जांच कर सके। मतलब एक नियम ये भी करना चाहिए कि विद्यार्थियों को जो भी व्याकरण संबंधी समस्या है पहले वो खुद खोजें और फिर समझें। अगर उन्हें नहीं समझ में आ रहा है उसके बाद तो वह टीचर के पास जाएं, क्योंकि इससे क्या होगा, जो चीज बच्चों को नहीं समझ में आ रही है तो वे उसे जानने का प्रयास करेंगे। ये नहीं है सीधे टीचर के पास जानने पहुंच जाएंगे। अगर खुद की कोशिश करते हैं बच्चे तो उससे ज्यादा सीखते हैं टीचर के बताने की अपेक्षा। इसलिए जो भी समस्या है उसकी खोज करने की, जांच कर सके, इसकी भी जानकारी स्टूडेंट को दी जानी चाहिए। इसके लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको राजन सीरीज का पार्ट 10 अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए और इसका अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।